बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज बेटा हमने स्टार्ट करना लेक्चर नंबर 2, फिज़िक्स का यूनिट नंबर 2 है, उसका लेक्चर नंबर 2 है। बेटा आज का लेक्चर जो है ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स पे जो है वो बेस कर रहा है, इसलिए इसको गौर से सुनना सारे को। इसमें इतना एज सच कोई भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट नहीं है, लेकिन गौर से सुनेंगे तो वो सारा कवर हो जाएगा। इसमें बेटा आज हमने डिस्कस करना है, स्टार्ट करना है फ्रॉम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और इसमें जो है वो सबसे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और इसमें हम कैसे डिफाइन करते थे, तो इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट विल कंटिन्यू टू डू लो अनलेस एक्टेड अपॉन बाय व्हाट, सम एक्सटर्नल फोर्स। यही वजह है कि हम कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स क्वालिटेटिवली। which Newton's laws of motion defines force? Answer is Newton's first law of motion. So inertia is the property of body that resists a change in state of motion that the state of rest। इसका क्या मतलब है बेटा, जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होता है उतना उसको जो है वो उसको स्टेट को चेंज करना उतना मुश्किल होता है, उतना उसको मूव करवाना भी मुश्किल होगा, उतना उसको स्टॉप करना भी मुश्किल होगा। जिसका मास कम होगा उसको जो है मूव करवाना भी आसान है और स्टॉप करना भी आसान है। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया का यही मतलब है, एंड इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मास के। फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको कहते हैं सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विद रेफरेंस टू व्हिच मेजरमेंट्स आर टेकन। इसमें बेटा याद रखिएगा ऐसी प्लेस, ऐसी जगह जिसके लिहाज से आप मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम दे रहे होते हैं। और दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसमें न्यूटन सॉरी बेटा, न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है, यानी एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन दो ही सूरतों में जीरो होता है, अगर बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। सो अर्थ को हम क्या कंसीडर करते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होता है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन दो याद रखनी है, nobody begins to move or comes to rest itself जो है ये किसने कहा था, बोली सीना ने। ये स्टेटमेंट जो है 500 ईयर्स बिफोर न्यूटन जो है इसने बताई थी। और बेटा इस तरह के इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं, जैसे कि अगर आप कार जो है अचानक मूव करवा देते हैं तो आगे की तरफ आप गिरेंगे या पीछे की तरफ गिरेंगे, या ये किस वजह से होता है, तो बेटा ये इनर्शिया की रीज़न होती है। और यही वजह है कि हम सीट बेल्ट भी वियर करते हैं ताकि इंजरी से बच सकें इन केस ऑफ एक्सीडेंट जो है। सो आर बॉडी जो है वो क्या करती है, ट्राई टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, जिसकी वजह से इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से या तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं या आगे की तरफ गिरते हैं। सो ये वाली इन्फॉर्मेशन अच्छे से कन्फर्म करनी है। आगे हम बात अब करेंगे फोर्स के ऊपर, और इट्स इम्पोर्टेंट जो है फोर्स के जो टॉपिक को जो है वो इसको एक दफ़ा डिस्कस करना है अच्छे से, क्योंकि इस फोर्स से रिलेटेड इफेक्ट ऑफ फोर्स देखें। फोर्स तो लगाई लेकिन बॉल जो है वो मूव नहीं हुई, इसका मतलब है मैंने क्या किया, उसको टेंड टू मूव किया। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल मूव बुक है, बुक के ऊपर फोर्स लगाता हूँ, ये मूव कर जाती है, तो फोर्स जो है वो क्या करती है, या चेंज कर देती है स्टेट को, या टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। और इसमें जो है वो हम कहते हैं फोर्स जो है, इससे रिलेटेड जो है दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हम कहते हैं कि फोर्स में ये एक तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स, ये वाला पॉइंट याद रखना है, नंबर ऑफ टाइम पेपर्स में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। दूसरा, न्यूटन्स सेकंड लॉ टेल्स अस हाउ टू क्वांटिफाई फोर्स। फोर्स को अगर पूछा जाए कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो वो कौन बताता है, न्यूटन सेकंड लॉ। एफ इज इक्वल टू एम में एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और फोर्स को डिफाइन कौन करता है, वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ करता है। तो फोर्स बेसिकली सिंपली अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये पुश और पुल होती है। पुश का मतलब है किसी की मोशन को जो है वो रोकना, पुल का मतलब है किसी चीज को एक्सेलरेट करवाना। अच्छा, अब जरा गौर से यहाँ पर ये देखना है, यूनिट्स ऑफ फोर्स इसके दो आपको याद होने चाहिए, एक न्यूटन सिस्टम इंटरनेशनल में और एक डाइन सीजीएस सिस्टम में। न्यूटन हम कहते हैं कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट हो और जितनी फोर्स रिक्वायर हो उसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करने के लिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको हम 1 न्यूटन बोलते हैं। और डाइन का मतलब यह है कि अगर हमारे पास 1 ग्राम का एक ऑब्जेक्ट हो और उसमें कितना एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करना हो, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जितनी फोर्स रिक्वायर हो उसको हम 1 डाइन कहते हैं। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट केसेस, अब ये वाले जो हैं केसेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में जो है बेटा ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं आमतौर पर। तो आपने जो है वो कोशिश ये करनी है कि ये वाले पॉइंट्स याद रखने हैं, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट केसेस क्या है, जैसे मैंने कहा फोर्स जो है वो किसी मूव करती हुई बॉडी जो है उसकी स्टेट को चेंज कर सकती है, रेस्ट में से उसको मोशन में लेके जा सकती है, मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में लेके आ सकती है।
अब एक बॉडी सपोज करें ऑलरेडी मूव कर रही थी, तो उसके लिए 4 केसेस आपने याद रखने हैं। पहला, अगर आप फोर्स लगा देते हो किसी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, यानी फोर्स आपने डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल अप्लाई कर दी, तो क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी का जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज कर जाएगा, यानी स्पीड इंक्रीज करेगी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करने का मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो अगर आप डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलली फोर्स अप्लाई कर देते हैं, सो स्पीड जो है वो हम कहते हैं इंक्रीज कर गई है, जबकि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है दैट विल रिमेन सेम। सेकंड जो है, अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन के एंटी पैरेलल, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे हम कहते हैं ब्रेक्स आर अप्लाइड कार की जो है, तो उसमें जो फोर्स है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के क्या होगी, अपोजिट। इस केस में जो है वो स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा, लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगी। कुछ लोगों की कॉमन सेंस माशाल्लाह इतनी अच्छी काम करती है, वो कहते हैं डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ऐसा नहीं है। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हो तो स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप किसी भी बॉडी के डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर देते हो, तो याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, स्पीड उसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे इसकी एग्जांपल में क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। जैसे इसकी एग्जांपल में क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। उसमें सिर्फ हम कहते हैं स्पीड का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। इसी तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रही होती है। तो जब भी फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन किसी भी बॉडी के अप्लाई हो, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। और अगर आप फोर्स अप्लाई कर देते हैं एट 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 ए सर्टेन एंगल, तो फिर याद रखना आपने, फिर हम कहते हैं कि उसमें जो है वो फोर्स जो है अगर एट ए सर्टेन एंगल जो है अप्लाई हो रही है, तो फिर हम कहते हैं जी कि उसमें स्पीड भी चेंज हो जाएगी और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाएंगे। अच्छा बेटा, इससे रिलेटेड कुछ ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार टिपिकल क्वेश्चंस इसलिए आपसे शेयर किए जाते हैं जो कि वो बार बार पूछे जाते हैं। 70 to 80% चांसेस यही होते हैं कि टिपिकल क्वेश्चन रिवाइज हो रहे होते हैं, और हर साल नए 20-30% क्वेश्चन नए होते हैं एंड टेस्ट में। जैसे क्वेश्चन है जी, द मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल फोर्सेज whose vector sum can be 0, या फिर क्वेश्चन हो सकता है द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेज whose vector sum can be 0। ये दो क्वेश्चन है, लेकिन इनमें एक वर्ड डिफरेंट है। स्टेटमेंट अगर आप देखें गौर से, इसमें कह रहा हूं मैं मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल फोर्सेज, इसमें मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेज, तो ये वर्ड्स चेंज है। अगर इक्वल हो तो सिर्फ कितनी फोर्सेज चाहिए वेक्टर सम जो है वो जीरो होने के लिए, जस्ट 2 फोर्सेज रिक्वायर होंगी वेक्टर सम के जीरो होने के लिए। अब देखें ना, 2 फोर्सेज इक्वल और अपोजिट आप लगा दें तो उनका सम क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ इक्वल वर्ड लिखा हो तो फिर आंसर क्या है, 2 है। समटाइम्स वो यहाँ इक्वल नहीं लिखता, क्या लिख देता है, अनइक्वल। द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेज हुज वेक्टर सम कैन बी 0, वो कितनी होनी चाहिए, फिर आपका आंसर होना चाहिए 3। अगर फोर्सेज अनइक्वल हैं फिर 3, जो कि अनइक्वल फोर्सेस होंगी तो कम से कम 3 चाहिए ताकि क्लोज्ड पॉलीगॉन बन जाए। जब भी आपकी क्लोज पॉलीगॉन बनेगी, क्लोज डायग्राम बन जाएगी, तो अगर आप फोर्सेस को इस तरह से ज्वाइन करते हो कि क्लोज शेप बन जाए, तो उसका रिजल्टेंट जो है वो क्या हो जाता है, 0। तो इनमें वेक्टर सम जो है वो क्या हो जाएगा, 0। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स याद रखनी है, जिसमें इक्वल कहा जाए तो आंसर 2, अनइक्वल कहा जाए तो आंसर 3। इसी तरह से एक पॉपुलर क्वेश्चन है जी, अक्सर पेपर में आता है। क्वेश्चन क्या होगा कि द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज 3 न्यूटन 7 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, सपोज करें कोई भी फोर्सेज दे सकता है वो, कहते हैं कैन नॉट बी, इनमें से कौन सा रिजल्टेंट इन फोर्सेज के साथ पॉसिबल नहीं है। आपकी बुक जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, आई थिंक 2.15, उसमें भी यही पूछा हुआ है। तो देखें बेटा, अब देखें आपने इसको किस तरह से प्रेडिक्ट करना है। अब 2 फोर्सेज लेट से मुझे गिवन है 7 न्यूटन और 3 न्यूटन, मैं क्या करूंगा, दोनों का सम करूंगा और दोनों का डिफरेंस ले लूंगा। 7 + 3 करें तो क्या आता है, 10 न्यूटन, और 7 - 3 करेंगे अपोजिट लेके तो आंसर क्या आएगा, 4 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ मेरे पास रेंज आ गई। रेंज का मतलब ये है कि अगर मेरे पास 7 न्यूटन फोर्स है, 3 न्यूटन फोर्स है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इनका सम कितना हो सकता है, 10 न्यूटन, और मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है, 4 न्यूटन। अब गौर से सुनिएगा अगली बात, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 2 फोर्सेज हैं 7 न्यूटन और 10 न्यूटन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसका जो रिजल्टेंट है वो 10 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता और 4 न्यूटन से कम नहीं हो सकता। यानी इनकी जो रेंज है वो 4 न्यूटन से लेकर कितनी आ सकती है, 10 न्यूटन के इन बिटवीन कोई भी हम रिजल्टेंट ले सकते हैं।
लेकिन ये जो है वो 10 न्यूटन से ज़्यादा नहीं हो सकती और 4 न्यूटन से कम नहीं हो सकती। तो इसमें बेटा आंसर जो है आपका ये बीटा बनेगा, यानी 3 न्यूटन, जो कि 4 न्यूटन से कम जो है वो इन दोनों के केस में रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है। अगर इन ऑप्शंस में कहीं 11 न्यूटन होता तब वो भी आंसर हो सकता था, जो कि 10 न्यूटन से भी ज़्यादा फोर्स नहीं हो सकती। तो आपने क्या करना है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, रेंज कैलकुलेट कर लेनी है, और रेंज कैलकुलेट करने का मतलब है मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स दोनों आपने कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट जो है आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जी। इसमें बड़ा सिंपल है, हम कहते हैं जो फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो फोर्स ही की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। जैसे मैंने कहा क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ फोर्स जो है वो कौन हमें बताता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और ये सिंपल है जी, एफ इज इक्वल टू एम में, या एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम बोल रहे होते हैं। इससे रिलेटेड बेटा दो न्यूमेरिकल आ सकते हैं, और वो आपने याद रखने हैं। दो टाइप के न्यूमेरिकल क्या हो सकते हैं, ऐसा एक न्यूमेरिकल जिसकी स्टेटमेंट में कहा हो फोर्स कांस्टेंट है, मतलब वो कहा जाए अंडर द सेम फोर्स आपने दो ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करवाया ऑफ डिफरेंट मैसेज, एक का मैस m1 है, एक का मैस m2 है, तो रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी। आमतौर पर तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से। एक जिसमें आपका ये फॉर्मूला यूज होगा है फिजिकल एम में, इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करना हो, मैस फाइंड करना हो, फोर्स फाइंड करनी हो, तो एफ इज इक्वल टू एम ए वाला फार्मूला यूज हो सकता है। दूसरी टाइप ये होती है जिसमें फोर्स को उसने कांस्टेंट रख लिया और पूछेगा रेशियो ऑफ एक्सेलरेशंस बताएं। तो एक्सेलरेशन चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, तो रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन क्या बनेगी, m2 ओवर m1। तो ये चारों में से कोई एक एक्सेलरेशन भी पूछ सकता है, एक सॉरी क्वांटिटी भी पूछ सकता है, जैसे a1 की वैल्यू पूछ सकता है, a2 की वैल्यू पूछ सकता है। आपको मैसेज की रेशियो अक्सर गिवन होती है। सो ये इस तरह का क्वेश्चन आए तो याद रखना आपने। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिसमें मैस सेम हो, मैस सेम करके वो कहेगा सेम ऑब्जेक्ट है, जब F1 फोर्स लगाई तो A1 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, ये बताएं जब F2 फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। तो फिर उसमें चूंकि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है, तो रेशियो ऑफ एक्सेलरेशंस क्या आएगा, F1 ओवर F2। तो ये वाला फॉर्मूला जो है फिर अप्लाई होगा। तो इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन जो है वो याद रखने हैं आपने, F इज इक्वल टू m से रिलेटेड, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें फोर्स कांस्टेंट हो, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें मास कांस्टेंट हो। इस तरह से आपने इनको लर्न करना है। ठीक होगा बेटा। नेक्स्ट जो है अगर आप और करें तो नेक्स्ट हमारे पास जो है इसी तरह से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं जी न्यूटन थर्ड लॉ से रिलेटेड। थर्ड लॉ से रिलेटेड जो ही क्वेश्चन आएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा कॉन्सेप्चुअल होगा, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा। और आपको पता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है, इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आया है वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आया, और आमतौर पर स्टूडेंट उसका आंसर ठीक से नहीं दे सकते। उसकी रीजन क्या है, जो उनको डेफिनेशन ही कंप्लीट नहीं पता। जरा गौर से सुने। आमतौर पर हमें क्या पता होता है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम कहते हैं जी कि जो है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यही सबको याद है। लेकिन ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल होते हैं आपस में और अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, ये बिल्कुल ट्रू है। लेकिन बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं जहां न्यूटन इस थर्ड लॉ इसके बावजूद अप्लाई नहीं हो रहा होता, जहाँ एक्शन और रिएक्शन आपस में इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एग्जांपल है जी, एक बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। अब इसमें वेट डाउनवर्ड है, रिएक्शन फोर्स अपवर्ड है, वेट और रिएक्शन आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट, जो कि इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, सेम है। हम कहेंगे सम ऑफ फोर्सेस क्या हो गई, जीरो। और यहाँ पर जो है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है। इस ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर फोर्सेस कैंसिल आउट होने के बाद रिजल्टेंट जीरो दे दें और वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कर दे, वहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई नहीं करते आमतौर पर। अब न्यूटन थर्ड लॉ की कंप्लीट डेफिनेशन फिर क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल आर इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, एंड इसके साथ ये चार कंडीशंस भी हैं। कौन कौन सी, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज अकर्स इन पेयर, एक्शन जहां एक्शन होगा वहां रिएक्शन भी होगा। एक्शन एंड रिएक्शंस अकर फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम, जितने टाइम के लिए एक्शन होता है उतने टाइम के लिए ही रिएक्शन भी होता है। तीसरा जो है हम कहते हैं दे नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, जो है वो याद रखना, एक्शन रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। अगर एक बॉडी पे एक्शन हो रहा होता तो दूसरी पे क्या होता है, रिएक्शन। जैसे आप एक बॉल को वॉल से ऐसे थ्रो करते हो, तो बॉल ने जो वॉल पे करना है वो एक्शन है, और जो वॉल ने बॉल पे करना है वो क्या है, वो रिएक्शन है। चौथा पॉइंट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, दे नेवर बैलेंस ईच अदर, वो एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते। जैसे इस एग्जांपल में वेट और एक्शन फोर्स बैलेंस हुए, सम ऑफ फोर्स जीरो आ गया, हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो रही है, सेटिस्फाई। यहाँ हम न्यूटन थर्ड लॉ
आमतौर पे अप्लाई नहीं करते। न्यूटन थर्ड लॉ जो है फिर इसका मतलब है आमतौर पर उन सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं जहां पर इक्विलिब्रियम नहीं होता, जहां पर इक्विलिब्रियम ना हो। अब देखें फॉर एग्जांपल स्विमिंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, रॉकेट प्रोपल्शन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल देखें स्विमिंग में आप पानी को पीछे की तरफ धकेल रहे हो तो ये आपका एक्शन है, और वाटर आपको एज ए रिएक्शन आगे की तरफ धकेल रहा है, ये वाटर का आप पर रिएक्शन है। तो एक्शन हुआ वाटर पर, रिएक्शन हुआ आपकी बॉडी पर। सो एज ए रिजल्ट जो है वो आप फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को बैलेंस नहीं किया, बल्कि एज ए रिजल्ट जो है एज ए रिजल्टेंट फोर्स आप आगे की तरफ बढ़ गए हैं। इसी तरह से जब आप वॉकिंग ऑन द ग्राउंड की बात कर रहे होते हैं, आप अर्थ को पीछे की तरफ धकेलते हो, अर्थ पे हुआ क्या एक्शन, आपके पाँव पे हुआ रिएक्शन, एज ए रिजल्ट आप आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर जो है वो इक्विलिब्रियम ना हो, यानी फोर्सेज एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के बजाय उसका कोई ना कोई इफेक्ट प्रोड्यूस कर दें, तो वहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो जाता है। एंड वी से दैट एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन बट दे नेवर बैलेंस ईच अदर। तो इट मींस दैट नेक्स्ट जो है फॉर जो इन्फॉर्मेशन में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे यदि आप एक बोर्ड पे थे, आपने कोई बॉक्स नीचे फेंका, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि आपकी बोर्ड जो है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगी। क्यों करेगी? क्योंकि आपने उसके ऊपर एक्शन किया, एज ए रिएक्शन पे आपकी बोर्ड वहां से मूव कर जाएगी। आपकी बुक का ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन था कि जी ये कौन सी बताएं कि कौन सी जो फोर्स है एक्चुअली जो है वो कार को ड्राइव कर रही होती है। सो बेसिकली जो है वो द रिएक्शन फोर्स बिटवीन रोड एंड टायर, जो रोड जो है एज ए रिएक्शन टायर के ऊपर फोर्स लगाती है, उसकी वजह से जो गाड़ी है वो एक्चुअली मूव कर रही होती है। तो ये देखें एज ए रिएक्शन फोर्स जो है ऑफ द रोड जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव द कार। सो बेटा ये इसको एक कॉन्सेप्ट वाइज जो है अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंपॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड ये पॉइंट्स याद रखते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो है अगर फाइंड करनी हो, हम स्लोप ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। तो सिंपल इंफॉर्मेशन के तौर पे याद रख लें स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है? वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा? पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब हम कहेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। और फॉर ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी उसकी भी ज़ाहिर स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर स्लोप इंक्रीज कर रहा हो तो हम कहते हैं बॉडी स्पीड अप हो रही है, और स्लोप डिक्रीज कर रहा हो हम कहते हैं बॉडी स्लो डाउन हो रही है। जैसे ये 4 कर्व्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। इसका स्लोप कांस्टेंट पॉजिटिव है, हम कहेंगे वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और इसमें जो है वो स्लोप पॉजिटिव है, हम कहेंगे वेलोसिटी इज जस्ट इंक्रीजिंग। इसमें जो है वो स्लोप कांस्टेंट यानी जीरो है, और इसमें जो है वो हम कहेंगे वेलोसिटी इज जीरो। इसमें देखें हम कह रहे हैं बॉडी इज एट रेस्ट, अगर ये है अगर जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, हम कह रहे हैं कि इस केस में वेलोसिटी जीरो होती है। आप देखिए फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल, if the displacement time graph is parallel to time axis then velocity will be maximum zero, minimum negative। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? जीरो। इसमें जो है चूंकि ज़ाहिर है स्लोप नेगेटिव है, डाउनवर्ड आ रहा है, हम कहेंगे वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो इसमें ये 4 पॉइंट्स ही हैं जो आपने अच्छे से रिवाइज करने हैं। हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग एमपी कैट पे इंपॉर्टेंट है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसको हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है हमें जो याद रखनी है वो क्या है कि जो हमारे पास जो वेलोसिटी स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो किसकी वैल्यू दे रहा होता है? एक्सेलरेशन की। और स्लोप को आमतौर पर हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? टेंजेंट थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, टेंजेंट थीटा से। मतलब अगर हम टेंजेंट थीटा कैलकुलेट कर लें तो हम स्लोप हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो इसी तरह से द एरिया अंडर द कर्व जो है वो क्या बता रहा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का? वो डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बता रहा होता है। ये सेकंड पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बता रहा होता है जी? वो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रहा होता है, ठीक है जी। और एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो हमें क्या बता रहा होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी जो है वो हमें बता रहा होता है। इसके बाद है फॉर ए मूविंग बॉडी एट कांस्टेंट जो है वेलोसिटी, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो तो फिर हम कहते हैं कि जो बॉडी जो है वो मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और फोर्थ पॉइंट जो याद रखने वाला है, अगर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो हम कहते हैं वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो अभी हम ना इनको बारी बारी देख लेते हैं। अच्छा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ असल में हम बनाते क्यों हैं? ये असल में किसी भी बॉडी की मोशन को एनालाइज करने के लिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्टडी कर रहे होते हैं। तो मैंने खुद हाथ से ये बनाने का मकसद ये है कर्व, ताकि आपको ज़्यादा इसकी अच्छी पिक्चर नज़र आए। ज़रा गौर से सुनना है। अगर ऐसा हो कि कर्व जो है वो टाइम एक्सिस के ऊपर ऐसे ड्रॉ किया हो,
यानी कि कर्व जो है आपका टाइम एक्सिस के ऊपर इस तरह से, इस लाइन जो है वो टाइम एक्सिस के ऊपर बनी हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो इसका मतलब क्या होगा कि बॉडी इज एट रेस्ट। आपने समझ जाना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एज क्या है, रेस्ट है, और वेलोसिटी उसकी जीरो है। दूसरे वाला कर्व अगर देखें तो अगर ये स्ट्रेट लाइन हो, आमतौर पर ये कर्व बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना उसको समझ रहे होते हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी का कर्व, ऐसा नहीं है। ये इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कैसे? इस वाले कर्व का मतलब है वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। स्लोप, ये स्ट्रेट लाइन हो तो स्लोप हर जगह कांस्टेंट है। हम कहेंगे अगर स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होगा, मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। इफ द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, स्लोप पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा, और एक्सेलरेशन हम कह देंगे कांस्टेंट होगा, क्योंकि स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन बता रहा होता है। सिमिलरली अगर कर्व इस तरह से डाउनवर्ड आ रहा है तो स्लोप नेगेटिव है, और इसमें हम कहेंगे वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है, स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा। तीसरा जो चौथा जो कर्व है वो देखें, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हम कहें पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, इस केस में हम कहेंगे वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, स्लोप जीरो है और एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो ये जीरो एक्सेलरेशन का कर्व है जिसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो पैरेलल टू क्या है, टाइम एक्सिस है। ठीक हो गया जी। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट में जो है दो कर्व और याद रखने हैं। कौन कौन से? ये वाला कर्व जो है अगर इस तरह का कर्व हो, हम कहेंगे इसमें वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, लेकिन चूंकि स्लोप पॉजिटिव है हम कहेंगे ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का कर्व है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का कर्व है। इस तरह का कर्व आ जाए, इस कर्व में वेलोसिटी इंक्रीज करते करते क्या हो गई, कांस्टेंट। जैसे वो टर्मिनल वेलोसिटी का आप केस पढ़ा करते थे चैप्टर नंबर 6 में, तो अगर ड्रॉपलेट जो है वो विस्कस मीडियम में ड्रॉप करता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते होते कांस्टेंट हो जाती है, उसको आप टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का कर्व भी है। सो अगर वेलोसिटी जो है इंक्रीज होते होते कांस्टेंट हो गई है, तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। हम कहेंगे ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का कर्व है। ये वाला इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का कर्व है, ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का कर्व है। अच्छा, इसमें एक बात याद रखनी है कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन नेवर बी परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस। देखें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो सकता है, उस सूरत में हम कहेंगे वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन जीरो है। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ कभी भी परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस नहीं हो सकता, जो कि ये इनफाइनाइट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। आम सिचुएशंस में इनफाइनाइट फोर्सेस पॉसिबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली बेटा आप अगर इसको, इस पूरा जो हमने डिस्कशन की है, ये सारी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अगर आप इसको समराइज करना चाहें तो आप इस फिगर से समराइज कर सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन जो है वेलोसिटी जीरो को रिप्रेजेंट करेगी, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी को, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी को, ये कांस्टेंट और डिक्रीजिंग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो मैंने अभी कर्व बताया, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, और ये इसी तरह से कांस्टेंट और नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जीरो एक्सेलरेशन यानी कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप एक ही ग्राफ के ऊपर ये सारे कर्व बनाकर उसको रिवाइज कर सकते हैं, अपने हाथ से खुद बनाएं, उसकी प्रैक्टिस करें ताकि ये चीज़ें आपको याद हो जाएं। अब इससे रिलेटेड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कितनी तरह के आ सकते हैं? वो जो है वो 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर 1, ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो आप क्या करोगे, उस कर्व का स्लोप लेंगे। स्लोप जो है वो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी या टेंजेंट थीटा उसका फाइंड कर लेंगे, आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। दूसरी टाइप का क्वेश्चन जिसमें एरिया अंडर द कर्व फाइंड करके आप टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फाइंड कर लेंगे। अगर ट्राइंगल है तो आप उसको क्या करोगे, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट कर लेंगे। अगर रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू विड्थ कर लेंगे। अगर ट्रेपीजियम है, जैसे बुक में क्वेश्चन है, तो वो आप दो ट्राइंगल्स और एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके, या उसका फॉर्मूला 1/2 हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स लगा लेंगे, सो उससे कर सकते हैं। तो बेटा ये वाले जो है ना आपने क्वेश्चन रिपीट जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस बुक से, जिसमें आपने एरिया फाइंड करना हो, स्लोप फाइंड करना हो, ये मैं समझ लें आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अपने खुद से जो है उसको प्रेडिक्ट करना है, फाइंड आउट करना है प्रैक्टिस बुक से और सॉल्व करना है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है अगर देखें हमारे पास फॉर योर इन्फॉर्मेशन में ये बेटा हमारे पास फॉर योर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हमारे पास जो है ये वाला जो कर्व है, ये हमारे पास जो है वो आपको पता होना चाहिए कौन सा, जिसमें जो है वो हमारे पास बेटा जो है इसमें जो है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये जो लेट से जी, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है
ये वाला फॉर योर इन्फॉर्मेशन में जो है आपको क्या लर्न करना चाहिए, जी फॉर योर इन्फॉर्मेशन में ये जो है आपको याद होना चाहिए, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा जाए फॉर अ बॉडी थ्रोइंग अपवर्ड, एक आपने ना क्या किया, एक बॉडी को ना अपवर्ड थ्रो किया आपने, जब एक बॉडी को आपने अपवर्ड थ्रो किया है तो जब वो वापस आएगी तो दो तरह के कर्व आपको पता होना चाहिए, ये उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा और ये उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। बुक में भी ये ग्राफ बने हुए हैं। सो अगर किसी बॉडी को आपने अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, डेट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन होगी। इस ग्राफ से ऊपर वाला जो है, ये जब हम किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, तब वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स करती है फिर वापस आ जाती है। इसलिए हाफ कर्व जो है इस टाइम एक्सेस से ऊपर बना हुआ है और हाफ कर्व टाइम एक्सेस से नीचे बना हुआ है। ठीक हो गया जी। सो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी है जिसको आपने अपवर्ड थ्रो किया था। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अगर किसी बॉडी को अपवर्ड आप थ्रो करते हो तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो क्या बनेगा, दैट विल बी अ पैराबोला, वो पैराबोला बनेगा, इस तरह का जो है वो पैराबोला बनेगा। ठीक है जी। सो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो है जी, इसमें हमारे पास जो है लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम जो है इसको बेटा हमें जो है वो रिवाइज करना है। ये तो बहुत सिंपल है, आपको पता है मोमेंटम हम किसको बोल रहे होते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ मोशन इन अ बॉडी या क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी और इसको फाइंड कैसे करते हैं, P इज इक्वल टू एम द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। फिर और इसकी डायमेंशन भी पता है, यूनिट भी पता होना चाहिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड। और यहाँ से मोमेंटम जो है एम एल टी माइनस वन इसकी क्या होती है, जो है वो डायमेंशन। इसी तरह से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। इससे रिलेटेड अक्सर न्यूमेरिकल आ सकता है कि उसमें आपको चेंज इन मोमेंटम गिवन होगा पर यूनिट टाइम, आप वो आपने समझ जाना है वो किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल है। आल्सो यहाँ से ये फॉर्मूला भी याद रखना है, एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी। समटाइम्स आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन होती है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना होती है और फोर्स भी गिवन होती है, तो ये वाला फॉर्मूला जो है न्यूमेरिकल्स में काम आ सकता है, ये आपने याद रखना है। इसी तरह से इंफॉर्मेशन है कि जब कोई जेट जो है, जो फाइटर प्लेन है, जब वो चेज कर रहा होता है, जब वो फायर ओपन करेगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से जो है वो स्पीड जो है वो गेन करेगा या उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। सो दो सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर फाइटर प्लेन आपका जो है वो आप आगे लेके जाएं और आगे से पीछे फायर करेंगे तो आपका एरोप्लेन जो फाइटर प्लेन है वो स्पीड भी गेन कर जाएगा और टारगेट को भी हिट करेगा। और जो है दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, आप फ्रंट से किसी को हिट करते हो, फ्रंट से हिट करेंगे तो जब आप फायर करोगे तो आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। सो बेस्ट सिचुएशन क्या होती है, जो फाइटर पायलट बेस्ट पायलट होते हैं वो चेजिंग प्लेन को चेज करके उससे आगे निकलते हैं, आगे निकलने के बाद उसको हिट करते हैं। पीछे से हिट करने का फायदा क्या होगा, जब वो हिट करेगा सो एज ए रिएक्शन उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। सो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये बेटा याद रखते हैं। इम्पल्स, आगे हमें इम्पल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें याद रखना है, वो क्या होता है बेटा, जैसे हम कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होता है, अप्लाइड फोर्स के। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम को क्या कह देते हैं, इम्पल्स। लेकिन चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स करने के लिए दो कंडीशन जरूरी है, क्या, फोर्स मस्ट बी वेरी लार्ज, टाइम इंटरवल मस्ट बी वेरी शॉर्ट। तो व्हेन अ लार्ज एवरेज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम कह देते हैं कि उसके ऊपर क्या अप्लाई हो गया, इम्पल्स अप्लाई हुआ। जैसे देखो इसकी एग्जांपल है, इसमें से क्वेश्चन जो है वो आमतौर पर इंफॉर्मेशन बेस्ड या कॉन्सेप्चुअल आते हैं। तो क्या है, जैसे एक बच्चे ने फुटबॉल को हिट किया या उसी फोर्स से स्टोन को हिट किया, स्टोन के केस में वो हर्ट होगा लेकिन फुटबॉल के केस में हर्ट नहीं होगा, क्यों, जरा गौर करते हैं। फुटबॉल के केस में क्या हुआ कि टाइम ऑफ रिएक्शन यानी टाइम ऑफ इम्पैक्ट ज्यादा हो गया, क्यों, क्योंकि फुटबॉल फ्लेक्सिबल होता है, तो जब वो हिट करेगा उसको तो वो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो टाइम ऑफ कोलिजन है बिटवीन फुट एंड फुटबॉल जो है वो ज्यादा होगा। जितना टाइम ऑफ इम्पैक्ट ज्यादा होगा उतनी फोर्स कम लगेगी। सिमिलरली जब स्टोन के केस की बात करते हैं उसमें रिएक्शन टाइम कम होता है, यानी कि टाइम ऑफ कोलिजन कम होगा, जो कि स्टोन हार्ड है, टाइम ऑफ कोलिजन कम होने की वजह से रिएक्शन फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस होगी और वो हर्ट होगा। ठीक है, इसकी बहुत और क्या क्या एग्जांपल हैं, जैसे आपकी बुक में बताया हुआ है कि हम हेलमेट क्यों वियर करते हैं, ताकि टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज हो जाए, टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज होने से इंजरी से बच सकेंगे। आपकी बुक में ही एग्जांपल है कि अगर हमारे सर के ऊपर बाल ना हो तो आपके जो स्कल है उसको तोड़ने के लिए जस्ट 5 न्यूटन फोर्स इज इनफ, और अगर हमारे बाल आ जाए सर पे तो बालों की वजह से क्या होता है, 50 न्यूटन फोर्स जो है रिक्वायर है, मतलब 10 टाइम्स फोर्स इंक्रीज हो जाती है। सो बाल जो है वो कुशन प्रोवाइड करते हैं
जो है वो आपके स्कल को जो है वो उसको हिफाजत के लिए। तो अल्लाह ताला ने जो बालों का जो मकसद है सर के ऊपर जो है वो क्या बनाया है कि ताकि जो है वो आपका जो स्कल है वो सेफ रहे इंजरी से। इसी तरह से जो है वो क्वेश्चन अक्सर आता होता है कि ये विच इज़ मोर इफेक्टिव इन नॉकिंग द बियर डाउन, इसमें लेड बुलेट के स्टील बुलेट। इसमें बेटा जो है वो आंसर है लेड रबर बुलेट। रबर बुलेट इसलिए कि चूंकि उसका टाइम ऑफ इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। टाइम ऑफ इम्पैक्ट ज़्यादा होने से क्या होगा कि फोर्स जो है चूंकि उसको ज़्यादा चेंज रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी। सो इस वजह से जो है नॉक डाउन का मतलब है आपने बियर को नीचे गिराना है, किल नहीं करना। अगर हमें बियर को किल करना हो तो फिर हम स्टील बुलेट यूज़ करेंगे। नॉक डाउन का जस्ट मतलब है आपने उसको नीचे गिराना है, सिर्फ उसको पकड़ना मकसद है, तो उसके लिए फिर हम कौन सी बुलेट यूज़ करेंगे, रबर बुलेट। तो ये बेसिकली जो है वो यहाँ क्या आना चाहिए, रबर बुलेट। सो रबर बुलेट जो है वो हमारे पास जो है वो चाहिए जो है वो इन केस ऑफ जो है नॉकिंग डाउन दी बियर जो है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये सबको पता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसमें याद ये रखना है कि आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से अप्लाई ना हो रही हो। इससे रिलेटेड बहुत सारी टाइप के बेटा क्वेश्चन आ सकते हैं। और जैसे आपकी बुक में एक न्यूमेरिकल है जिसमें एक ट्रक जो है वो कार से कोलाइड करता है और उसको घसीटता हुआ आगे लेके जाता है, उसकी कॉमन वेलोसिटी फाइंड करना है। तो वो बेटा वो न्यूमेरिकल एक नज़र रिवाइज जरूर करना है, और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन से रिलेटेड है। उसी तरह के जो है आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। दो बॉल्स दी जा सकती हैं और कहा जा सकता है आफ्टर कोलिजन दोनों बॉल्स एक दूसरे से स्टिक हो गई हैं, तो आफ्टर कोलिजन ये बताएं दोनों की जो है वो कॉमन वेलोसिटी क्या होगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आमतौर पर जो है पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो वो आपने जो है वो उसके आंसर जो है वो दे सकते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, लास्ट जो टॉपिक है बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये मैं आपको जो है इसलिए सारा लिखा है ताकि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने इनमें से लर्न करने हैं वो आप कर सकें। क्या क्या है जी। नंबर 1 बेटा इसमें से याद रखना आपने कि जो हमारे पास जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बाद इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन के टॉपिक में जो पॉइंट्स आपने लर्न करने हैं वो क्या क्या है। नंबर 1, इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। इन इलास्टिक कौन सा होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। दूसरा पॉइंट बेटा जो याद रखना है, नोट इसलिए लिखा है कि ये याद रखने वाली बात है, टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम हर तरह के कोलिजन में क्या रहता है, कंजर्व रहता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम हर तरह के कोलिजन में कंजर्व रहता है, चाहे वो इलास्टिक हो, इन इलास्टिक हो, ओब्लीक हो, एवरी कोलिजन जो है उसमें टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इलास्टिक की पहचान ये है वहाँ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, इन इलास्टिक की पहचान ये है वहाँ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में जो जो आपने याद रखना है, इसमें आपने चूंकि इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन है, काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन किसके इक्वल होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ये याद रहना चाहिए। इलास्टिक कोलिजन है जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तीसरी बात याद रखनी है, स्पीड ऑफ अप्रोच जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, स्पीड ऑफ रिसेशन के, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन किसके इक्वल होनी चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन के। फिर आपको आफ्टर कोलिजन के बाद आपकी v1 प्राइम और v2 प्राइम जो है ये याद होनी चाहिए, और जो फॉर द टू सिस्टम ऑफ बॉल्स के लिए ये याद रखनी है। हमारे जो न्यूमेरिकल में आता है आमतौर पर वो स्पेशल केसेस से रिलेटेड आता है, यानी कि जिसमें आप कहा करते थे कि दो मैसेज सेम हो और सेकंड बॉल इज एट रेस्ट हो, तो इसमें क्या होता है कि वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एक दूसरे को क्या कर लेती हैं, इंटरचेंज कर लेती हैं। तो ये स्पेशल केस बेटा रिवाइज करने हैं। और इसी तरह से आपने जो है वो इसके थर्ड और फोर्थ केस भी रिवाइज करना है, जिसमें वो कहता था m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2 और m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेट से दो आपसे शेयर कर लेते हैं। Two balls of the same mass collide elastically if velocities before collision are 2 meter per second and 3 meter per second respectively. Then after collision their velocities. अब collision चूंकि इलास्टिक है, सो अगर ये जो balls हैं वो जो है वो आपस में कोलाइड करेंगी, तो आफ्टर कोलिजन चूंकि उन्होंने अपनी वेलोसिटीज जो है वो क्या कर लेनी है, इंटरचेंज कर लेनी है। तो v1 प्राइम जो है वो 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, v2 प्राइम जो है वो 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन और से देखें, इफ अ बॉल इज 5 किलोग्राम की बॉल जो है 2 ग्राम की बॉल से जो है कोलाइड करती है जो कि रेस्ट पे है। अब 5 किलोग्राम इज वेरी वेरी ग्रेटर एज कम्पेयर टू 2 ग्राम। 2 ग्राम बहुत ही मैस कम है एज कम्पेयर टू 5 किलोग्राम। तो ये केस नंबर कौन सा बन जाएगा आपका, 3 वाला, जिसमें हम कह रहे हैं m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2। उसमें क्या होता था, सेकंड बॉल रेस्ट में होती थी और हम ये कहते थे कि जो है वो फर्स्ट बॉल विल
जो है कीप ऑन मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, जबकि जो सेकंड बॉल है वो पहले की डबल वेलोसिटी से मूव करती है, तो सेकंड बॉल की वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट बॉल। सो बेटा ये केसेस जो है वो अच्छे से आपने रिवाइज करने हैं इलास्टिक पोजीशन वन डायमेंशन के, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकें। बेटा 5 मिनट्स बाद दोबारा से जो है वो मैं लॉग इन करता हूँ, तो